हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 2 में 2 सब्जेक्ट की आपकी सीरीज चल रही है। और मैथमेटिक्स की सीरीज, सेकंड आपकी इकोनॉमिक्स की सीरीज है। इकोनॉमिक्स 31 डेज सीरीज, जिसमें इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद प्रैक्टिकल एंड ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूड करके कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करा के दिया जाएगा। जितने भी बच्चे हैं टॉपर्स की, मतलब अगर ये 31 डेज सीरीज आप फॉलो कर ले जाओगे तो आपका इजीली इकोनॉमिक्स पे 90+ मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो अपने आंसर को, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? तो बात करेंगे। और आज पहुंचे हैं डे 3 पे। जो बच्चा कनेक्ट हो रहा है, कैपिटल बजटिंग पहला टॉपिक मैंने पिक किया था, उसके 2 क्लास मैंने ले चुका, आज 3rd क्लास, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स को भी करना है। और आज बात करने वाले, ध्यान रखना, अभी तक हमने 2 टॉपिक किया। एक तो सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, सेकंड स्टेप्स किया था, जिसमें कैपिटल बजटिंग क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। अब इसके बाद की जो क्लासेस आने वाली है वो मेथड को लेके आने वाली है। जैसा कि इनका पहला मेथड है पे बैक पीरियड मेथड। अब ध्यान से सुन लो, समझ लो। इसमें 2 टाइप के मीन्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे भाई आप पे बैक पीरियड को एक्सप्लेन करो, अदरवाइज प्रैक्टिकल समझेंगे। तो प्रैक्टिकल की एक अलग क्लास में लेके आने वाला हूं। आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट बात करेंगे, मतलब इसके थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको पे बैक पीरियड एक्सप्लेन करने के लिए पूछ रहा है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना है। क्लियर है? समझा होगा आई थिंक। प्रैक्टिकल लास्ट में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करेंगे पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाने वाली हैं। अब जो इसके पहले प्रीवियस क्लास में मैंने एक एग्जांपल लिया था भाई, ऑनलाइन क्लास सेटअप करने के लिए मेरे पास कितने पैसे थे सर? 6 लाख रुपए। ध्यान से समझ रहे इधर, ये मेरा क्या है? ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, या फिर कॉस्ट बोल सकता हूँ भाई, मैंने इतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। साल का रिटर्न मेरे को हो रहा था 1,20, मतलब जो मेरा कैश फ्लो है 120 का है। 1,20,000 पर साल मेरे को मिल रहा है। ध्यान रखना, पर ईयर मिल रहा है, हर साल का फिक्स है 1,20 ही मिलेगा। तो सर कंपलसरी, ध्यान से सुन लो पहले, 120 हर साल। कितने साल की बात हो गई भाई? मैंने बोला था ये जो सेटअप है 10 साल तक चलने वाला है। क्लियर है कि नहीं? बट मैं 5 साल का काउंट करता हूँ, तो 5 साल में कितना पैसा मेरे को मिल गया? 6 लाख रुपए मिला कि नहीं मिला? ध्यान से देख लो इधर, 1,20 का काउंट कर लोगे तो मल्टीप्लाई 5 कर लोगे, 5 साल कंटिन्यू अगर मिल रहा है तो कितना? 5 साल में कंप्लीट ये कॉस्ट मेरा रिकवर हो गया। तो पे बैक पीरियड यही बता रहा है आपका। पे बैक, नाम देखो इसका जरा, पे बैक। जो मैंने पे किया था, बोले तो जो मैंने कॉस्ट लगाया था, जो मैंने इन्वेस्ट किया था, वो कितने टाइम में बैक होगा, कितने ड्यूरेशन में बैक होगा, कितने पीरियड में बैक होगा, कितने नंबर ऑफ ईयर में बैक होगा, कितने नंबर ऑफ मंथ्स में बैक होगा। इसी को बोलते हैं पे बैक पीरियड। अब कोई पूछे कि इस एग्जांपल में पे बैक पीरियड आप बताओ कितना है, तो आंसर आएगा सर 5 साल। कैसे 5 साल? देखो ना, आपके सामने तो एग्जांपल लिखा भाई, 5 साल में जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था वो पैसा मेरा रिकवर हो गया है, इसीलिए इसे बोला जाता है पे बैक पीरियड मेथड। जितना पेमेंट किया था वो अपने को पैसा रिटर्न आ गया। अब एक डाउट बच्चों को ये आ सकता है कि सर ऐसा कंपलसरी है क्या कि भाई हर ईयर का जो हमारा कैश फ्लो है सेम हो सकता है? नहीं, सेम नहीं हो सकता, अलग भी हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन ये बच्चों का क्रिएट होगा, सर अगर डिफरेंट हुआ, ये देखो ये वाला तो इजी कॉन्सेप्ट आपका बन गया, ये वाला तो एक इजी कॉन्सेप्ट आप बन गया। कैसे? आप कैल्सी अगर आपके पास होगा, ध्यान से देखना इधर, कैल्सी आपके पास होगा, कैल्सी साथ में लेके बैठो। प्रैक्टिकल का भी यूज है, अभी एग्जांपल्स में लिखना भी पड़ेगा। देखो जिसमें अपना कैश फ्लो सेम रहेगा, मतलब जिसमें हमारा जो कैश फ्लो है, मतलब जो पैसा आने वाला है वो यूनिफॉर्म है या फिर सेम है या फिर इक्वल है, आप कुछ भी बोलो। जैसे यहाँ पे 1,20,000 120 हमने सिमिलर माना था, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बन सकता है कि ये 5 ईयर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? जितना पैसा इन्वेस्ट किया था कैल्सी पे आप लिख लो, कैल्सी पे ले लिया 6 लाख, डिवाइड बाई जितना कैश फ्लो है मेरा, कितना? 1,20,000, कैल्सी पे ले लो, डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 5 ईयर आ गया। तो इसका फॉर्मूला भी बनाना बहुत आसान, जरा देखो इधर कैसे, 6 लाख रुपए
डिवाइड बाई 120 कर दिया, कितना आ गया 5 ईयर्स। पे बैक पीरियड मेरा कितना हो गया 5 ईयर्स हो गया। पे बैक पीरियड कितना हो गया मेरा 5 ईयर्स। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये कब लगेगा, अप्लाई कब होगा, जब ये आपका जो कैश फ्लो है, जब मेरा कैश फ्लो जो रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब हर ईयर का अपने को फिक्स पता है हाँ इतना ही पैसा आने वाला है। तो फॉर्मूला आपका ये बना दिया। अब अगर मैं पूछूं आपसे ये फॉर्मूला क्या है, मतलब 6 लाख रुपया अमाउंट क्या है, तो आप बोल सकते हो ना भाई इन्वेस्टमेंट है हमारा, डिवाइड बाई ये 120 क्या था सर, कैश फ्लो है, तो डिवाइड बाई कैश फ्लो। फॉर्मूला समझा कि नहीं समझा आप लोग को? आई थिंक समझा होगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, किसी बच्चे को डाउट कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहले इतनी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, सब एग्जाम्पल एक साथ पढ़ लोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना आप लोग को। पहले चीज़ें पढ़ लेते हैं। इस मेथड को कुछ और नाम से भी बोला जाता है, जरा नाम देख लेते हैं क्या क्या नाम से आता है भाई। पे आउट पे ऑफ मेथड के नाम से भी जानते हैं, ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है इसलिए ध्यान रख लेना, हाईलाइट किया गया है। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। 3 मेथड है जिसमें से सबसे सिंपल मेथड यही मेथड है, और वैसे भी अभी आप प्रैक्टिकल करोगे तो वैसे भी समझ जाओगे कि ये मेथड सिंपल क्यों है, क्योंकि देखो इसको निकालना बहुत सिंपल है, कोई भी बच्चा निकाल सकता है कि सर पे बैक पीरियड कैसे निकाला, जितना पैसे का इन्वेस्ट किया है उतना वो कितने साल में रिटर्न हो जा रहा है, वही हमारा पे बैक पीरियड हो गया। ये ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स में पूछा जाएगा। सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है, तो याद रख लो पे बैक पीरियड मेथड सबसे सिंपल है। और ये कैसा कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, जरा ध्यान दो। पे बैक पीरियड इंडिकेट्स द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू रिकवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। यही तो किया भाई, 6 लाख रुपया लगाया, वो कितने ड्यूरेशन में रिटर्न हो जाएगा, कितने टाइम पीरियड में रिटर्न हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, जो हमने पैसा लगाया था, मींस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किया था, वो कॉन्सेप्ट, मतलब प्रोजेक्ट का जो पैसा लगाया था ना, कितने ड्यूरेशन में रिटर्न आ जाएगा, ये हमारा पे बैक पीरियड बताता है। जैसे एग्जांपल लिया था 5 ईयर्स आया था कि नहीं आया था, तो वही तो बता रहा भाई 5 साल में अपना पैसा जितना लगाया था, इन्वेस्टमेंट किया था, वो रिटर्न आ जाएगा। Next, therefore, as a technique of capital budgeting, the payback period will be used to compare project and derive the number of years it take to get back the initial investment. सिंपल सा बता रहा है भाई, ये कैपिटल बजटिंग का एक टेक्निक है। पे बैक पीरियड जो क्या बता रहा है हमें, जो कंपेयर करेगा प्रोजेक्ट का एंड कितने नंबर ऑफ ईयर में बैक हो जाएगा अपना पैसा जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था। क्लियर है? The project with the least number of year usually is selected। अगर अपने पास 4 से 5 प्रोजेक्ट दिए गए हैं, 4 से 5 अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, और उसमें से हम लोग को सेलेक्ट करना है कि सबसे बेस्ट कौन सा है, तो सिंपल सा उसका कैलकुलेशन कर लेना कि जिसमें नंबर ऑफ पीरियड मतलब कम टाइम में पैसा रिटर्न आएगा, उस प्रोजेक्ट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 2 से 3 प्रोजेक्ट है, तीनों में से सबसे पहला पैसा कौन से प्रोजेक्ट से रिटर्न हो जा रहा है, उसका सेलेक्ट हम लोग कर लेंगे। तो वही ये लाइन बताना चाहता है भाई, अगर प्रोजेक्ट हमारे हैं तो लीस्ट नंबर ऑफ ईयर, सबसे कम नंबर ऑफ ईयर में जो पैसा रिकवर करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। और ये टॉपिक प्रैक्टिकल करने के बाद और क्लियरिटी इसमें मिलने वाली है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं जो मैंने आपको अभी समझाया था। एग्जाम्पल क्या, जरा ध्यान दो इधर। व्हेन कैश इनफ्लो, जब आपका कैश इनफ्लो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा एवरी ईयर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, सेम अगर रहता है, मतलब हर साल पैसा आने का एक फिक्स रहता है, तो फॉर्मूला क्या बना लोगे, फॉर्मूला यही सिखाया था मैंने आपको, अभी जस्ट बताया था कि नहीं भाई। पे बैक पीरियड निकालना आसान है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल नेट कैश इनफ्लो हो जाता है। इफ द प्रोजेक्ट जनरेटेड सेम नेट कैश फ्लो ईच ईयर, अगर हर साल का नेट कैश फ्लो हमारा सेम होता है, तो देन पे बैक पीरियड को निकालना भाई सिंपल हो जाएगा, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल नेट कैश इनफ्लो, या फिर शॉर्ट में आप बोल सकते हो P इक्वल टू C अपॉन R, जहां पे P का मतलब है पे बैक पीरियड, C का मतलब है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, एंड R मीन्स एनुअल नेट कैश इनफ्लो। अब एक एग्जाम्पल की बात करेंगे, ध्यान रखना है, ऐसा लिखना है आपको, अगर इसका लॉन्ग आंसर आपको आ रहा है तो। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इफ ए प्रोजेक्ट वेयर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ इज ₹50, कितना दिया है, 50 रुपीज़ दिया है कि 50,000 आपने इन्वेस्ट किया, और नेट कैश फ्लो अपने को कितना है 10,000। नेट कैश फ्लो कितना आ रहा है 10,000, मतलब समझो आप एग्जाम्पल ये बोल रहे हैं कि हमने 50,000 रुपीज़ लगा दिया बिजनेस में, पर साल का 10,000 आ रहा है, तो पे बैक पीरियड निकालो कितना सर, इजिली 5 ईयर्स। कैसे, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल नेट कैश इनफ्लो, 50,000 डिवाइड बाय 10,000, पे बैक पीरियड आ गया 5 ईयर। क्लियर है? ये तो आसान टॉपिक हो गया जो अभी तक समझाया। अब जो आपके लिए नया कॉन्सेप्ट आया, जो एक डाउट मैंने पूछा था, अगर सेम नहीं रहेगा, अगर हमारा कैश फ्लो सेम नहीं रहेगा, मतलब चेंज भी तो हो सकता है, ऐसा फिक्स थोड़ी है कि हर साल 1,20,000 ही आएगा। अब एक एग्जांपल समझो आप, यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे समझो,
तभी समझ में आएगा। सपोज इनिशियल कॉस्ट ऑफ ₹25, मतलब एक किसी प्रोजेक्ट में आपने 25,000 रुपीज लगाया, पहले साल में आपको 8,000 रुपये मिला, सेकेंड ईयर में 7,000 मिला, नेक्स्ट ईयर में 7,000 मिला, नेक्स्ट ईयर में 3,000 मिला, नेक्स्ट ईयर में 2,005 मिला। तो आप बताओ पे बैक पीरियड क्या होगा। तो सर सिंपल इसका कैलकुलेशन, एक नया टेबल बना लूंगा, क्वेश्चन अपने को इतना आएगा, एक नया टेबल बना लूंगा, क्यूमुलेटिव इनफ्लो रुपीज, इसमें क्या करना है, जोड़ना है सिर्फ। ये देखो पहले साल कितना मिला 8,000, सेम लिखो। सेकेंड ईयर कितना मिला 7, 8 + 7 करो, 8 + 7 कितना हो गया, सेकेंड ईयर दोनों का मिला के कितना हो गया 15,000 भाई, 8 + 7 मिला के 15 हो गया। नेक्स्ट ईयर का ऐड करेंगे 3 ईयर का, तो कितना हो गया 22, ऐड कर दिया। कैलसी पे नहीं तो आप ऐसा भी जोड़ सकते हो, बट प्रैक्टिकल में ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव का टेबल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऐसा भी टोटल कर सकते हो। नेक्स्ट 22 + 3 कर लिया, कितना 25। आपने पैसा कितना लगाया था 25 आपका कितने ईयर में कंप्लीट हो रहा है, जरा ध्यान दो 4, तो आपका पे बैक पीरियड हो गया 4 ईयर्स, क्योंकि पे बैक यही तो बता रहा है कि जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया था वो कितने साल में रिटर्न हो रहा है, कितने ईयर में रिटर्न हो रहा है, कितने पीरियड में रिटर्न हो रहा है, कितने ड्यूरेशन में रिटर्न हो रहा है, वही तो हमें बताना है। तो इस केस में पे बैक पीरियड हमारा 4 ईयर हो गया। मतलब क्या समझा, जब अपना कैश इनफ्लो यूनिफॉर्म नेचर का नहीं होगा, मतलब हर साल डिफरेंट आएगा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा कैश इनफ्लो है उसको प्लस करते हुए जाएंगे, एक मीन्स न्यू टेबल बनाएंगे क्यूमुलेटिव इनफ्लो, और उसके बेस पे फिर डिसाइड करेंगे जो पैसा हमने लगाया था उतना जिस ईयर में कंप्लीट हो जाएगा वो हमारा पे बैक पीरियड हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। अब जरा लाइन रीड करते हैं इसके ऊपर का जो हमने पढ़ा था। लाइन बोल रहा है प्रोजेक्ट कैश इनफ्लो आर नॉट इक्वल एवरी ईयर। एग्जाम्पल समझा, अब ये चीज समझ में आ जाएगी। इस केस में क्या करना है हमें, इन सच ए सिचुएशन पेबैक इज कैलकुलेटेड बाई ए प्रोसेस ऑफ क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो टिल दे इक्वेट द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आउटले। मैंने यही तो बताया भाई, सबको प्लस करते हुए जाना, मीन्स क्यूमुलेट करते हुए जाना। कब तक, जितने ईयर का सबका करो, लेकिन अपने को जाके रुक जाना है जहां पे इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएगा, और जिस ईयर में इक्वल होगा वो हमारा पेबैक पीरियड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो पेबैक पीरियड ईयर बिफोर फुल्ली रिकवरी प्लस अनरिकवर्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कैश फ्लो ड्यूरिंग। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है सर, ये क्या है, ये आपको क्लैरिटी मिलेगा जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तो इसमें अभी मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताना चाहता, प्रैक्टिकल में समझाना चाहूँगा कि ये लाइन क्या लिखी है। अभी आपको बस उतना ध्यान देना है। एग्जाम्पल आई थिंक समझ गया होगा। अब इधर देख लेते हैं, क्यूमुलेटिव इनफ्लो इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 4th ईयर। 4th ईयर में आपको दिखा दिया ना भाई, 4th ईयर में इक्वल हो गया, देयरफॉर पेबैक पीरियड अपना कितना हो गया 4 ईयर हो गया। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। अब इसमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की भी बात कर लेते हैं भाई, क्या मेरिट्स है क्या इसकी डीमेरिट्स है, तो रीड करते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड है, बिल्कुल है, कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, कोई भी बच्चा कैलकुलेट कर पाएगा, चाहे क्यूमुलेटिव नेचर का मीन्स आपका इक्वल हर साल का हो तो भी कर लोगे, नहीं इक्वल है तो भी कर सकते हो क्यूमुलेटिव के बेस पे। क्लियर है कि नहीं है? इट गिव्स इंडिकेशन ऑफ लिक्विडिटी को इंडिकेट करता है। इट इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द फ्यूचर इज अनसर्टेन। मतलब ये सबसे सुटेबल मेथड है जब आपकी कैश इनफ्लो को लेके अनसर्टेनिटी बनती है, मतलब हर साल का फिक्स नहीं है तो भी इसको इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो, एंड सुटेबल है उस केस में भी। नेक्स्ट फीचर्स क्या है, इट इज ऑल्सो सेफ इन द सेंस दैट इज प्रीफर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। ये किसके लिए ज़्यादा प्रीफर करेगा, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा है, टू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, एंड हेंस इट इज अवॉइड टू रिस्क फॉर द लॉन्ग टर्म। मतलब पेबैक पीरियड किस पे फोकस रखता है भाई, शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब जितना जल्दी पैसा हमारा रिकवर हो जाएगा उतना बेस्ट है। ये मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचते, अगर मैंने ये 2 लाख रुपए लगाया है तो जितनी जल्दी ये पैसा रिकवर हो जाएगा तो मैं बोलूँगा भाई उसके बाद जो मैं इससे कमाने वाला हूँ, उसके बाद जो यहाँ का कैश इनफ्लो होने वाला है वो तो प्रॉफिट में जाएगा ना भाई। तो इसीलिए पेबैक सोचता है कि भाई जितनी जल्दी, जितना शॉर्ट में आप पैसा रिकवर कर लो उतना बेस्ट है। बट इसके साथ में कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर आपने कल की क्लास मेरी देखी थी, बोले तो डे टू देख के आए हो, तो मैं वहाँ पे मैंने कुछ बात किया था, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट बात किया था। अब अगर मैं ये देख रहा था, देखो इधर एक एग्जांपल मैंने बात किया था, एग्जांपल आपको कल से ही चल रहा है भाई, 6 लाख रुपए लगाए, कितने साल में रिकवर हो रहा है आपका 5 साल,
तो ये मेथड बता दिया भाई, 5 साल आपका पे बैक पीरियड हो गया। लेकिन आप अगर प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये तो भाई 5 साल बाद मेरे को पैसा रिकवर होगा, पैसा मैं आज 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आज 6 लाख रुपए लगा रहा हूँ, लेकिन रिकवर हो रहा है मेरा 5 साल के बाद। मतलब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात ही नहीं कर रहा है, मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है उसकी बात नहीं करता। ये सिर्फ बोलता है जितना इन्वेस्ट किया था वो कितने टाइम में रिटर्न करेंगे, मैं सिर्फ उतने की बात करूंगा, ना कि आगे के प्रॉफिट की बात करूंगा, ना ही मैं फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं लेके चलूंगा। टाइम वैल्यू का ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट मतलब समझा, जो कल की क्लास में मैंने काफ़ी डिटेल बातें की थी। क्लियर है? जिन्होंने नहीं देखा जाके क्लास देख लो। इसका मतलब है ये इग्नोर करता है भाई, इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, याद रख लेना ऑब्जेक्टिव्स में बनेगा ये। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, इट इग्नोर दी सैल्वेज वैल्यू, मतलब ये सिर्फ बात करते भाई हमारा पैसा रिकवर होगा, हम आगे वाले टॉपिक्स की बात नहीं करेंगे। मतलब क्या है सर, ये बता रहे कि हमें सिर्फ यहाँ तक की बात करनी है, 25,000 इन्वेस्ट किया था, ये रिकवर हो गया, हम इसके आगे की बात नहीं करेंगे। मतलब ये जो और पैसा आप कमाने वाले हो ना, ये सब इसकी बातें नहीं करेंगे। मतलब जो बची हुई वैल्यू होती है, बची हुई इनफ्लो होती है, उसकी बात नहीं करता ये। तो वही बता रहे, इग्नोर करता है सैल्वेज वैल्यू, बोले तो बची हुई जो वैल्यू मिलेगी उसको इग्नोर करता है। दिस मेथड डज नॉट रियली शो हाउ प्रॉफिटेबल इज द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये देखो प्रॉफिट की बात नहीं करता। प्रॉफिट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये बता रहे कि सिर्फ हमें चाहिए जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया था वो कितने टाइम में रिटर्न हो जा रहा है, हमें वो बताना है, ना कि प्रॉफिट की बात करना है, ना कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करना, ना कि सैल्वेज वैल्यू की बात करना है। और ये क्या इग्नोर कर रहा है? कैश इनफ्लो रिसीव्ड आफ्टर द पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड के बाद जो पैसा आएगा उसको भी कंप्लीट इग्नोर करते हैं, उसको भी कंप्लीट इग्नोर करते हैं। जो मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया ना, पे बैक पीरियड कितना था इसमें? 4 ईयर। 4 ईयर के बाद जो पैसा मिला उसको इग्नोर कर रहा है ये मेथड। ये मेथड अपना आंसर दे दिया 4 ईयर, उसके बाद क्या हो रहा है? कोई इफेक्ट नहीं। तो ये मेथड कंप्लीट इसको इग्नोर कर रहा है। अब ध्यान से सुन लो कि अगर पे बैक पीरियड का शॉर्ट नोट्स आपको पूछा गया, लॉन्ग आंसर पूछा गया, तो यही पैटर्न में आपको लिखना है, जो पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। क्लियर है? डे 3 की क्लास है, यही पैटर्न में आपको लिखना है जो यहाँ पे दिखा गया है, इसी पैटर्न में आपको लिखना है। अब ध्यान से सुन लेना जितने भी बच्चे हमारे, कि जिन बच्चों को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको नंबर शेयर किया गया है, इसी नंबर पे नोट्स का एक मिनिमम चार्ज रखा गया। क्लासेस पूरी फ्री चलने वाली है, 31 डेज सीरीज कंप्लीट फ्री रहेगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। मैथमेटिक्स का कंप्लीट सीरीज चल रहा है, उसका कोई बेनिफिट मीन्स चार्ज नहीं लिया जा रहा है। बट नोट्स जो है, नोट्स का एक मिनिमम चार्ज रखा गया 10 रुपीज़, जो आप इसी नंबर पे जीपे या फ़ोन पे करके आप उसको रिसीव कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को अभी से रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे लगता है बेस्ट होगा, अभी से जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ईजिली 10 रुपीज़ का पेमेंट करके जितने भी डे की सीरीज, जैसे कैपिटल बस्टिंग का कंप्लीट नोट्स रेडी हो चुका है, जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट होगी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा 10 रुपीज़ में। टेंशन नहीं लेना भाई, 31 डेज पूरा मिलेगा, बट एटलीस्ट 7 डेज 10 डेज ऐसा मतलब ऑब्जेक्टिव है कि भाई एक एक टॉपिक का नोट्स रेडी हो, आपको मिलता रहे और आप धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ऑब्जेक्टिव है 31 जैन को हमारा दोनों सीरीज जो चल रही है वो कंप्लीट कर दी जाए। एक तो इकोनॉमिक्स की 31 डेज सीरीज, सेकेंड मैथमेटिक्स की जो सीरीज चल रही है, ये 2 सीरीज, 2 टॉपिक 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट तरीके से कर दिए जाएं। क्लियर है? आई थिंक हर बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन आज की क्लास को लेके आया है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके हमारे एफवाई बीकॉम वाले बच्चों को इकोनॉमिक्स मैथ्स का सीरीज जो चल रहा है उसका लिंक शेयर करो, ताकि उनको भी, उन बच्चों को भी ज़्यादा बेनिफिट्स मिले और एफवाई बीकॉम के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ जुड़ते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देखने मिलेगा अकाउंट्स की क्लास में। सिमिलर जैसे यहाँ पे मैं आपको सीरीज़ दे रहा हूँ, वैसे ही अकाउंटिंग की भी सीरीज़ आपको मिल जाएगी, बट ज़्यादा बच्चों की डिमांड आएगी उसके बाद ही। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।